Hello everyone, myself Saurabh Srivastava, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you to my channel Anusandhan. In this video, I am going to discuss about sampling. This is very important chapter for your examination point of view also. So today we are going to conclude each and every phenomena related to the sampling. For the time limit of the video, as you know very well, today I am going to cover only non-probability sampling. Okay, let's start. The first thing we need to know about the sampling. Before understanding the sampling, we need to know what is population. There are three things here already I have mentioned. The first one is population, second one is census, and third one is the sample. The first thing we need to understand is population. I hope everybody know about it, having some idea, some concept about the population. The population is what? The aggregate of all the elements sharing some common characteristics. Aggregate of all the elements sharing some common characteristics. देखिए, हम लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, कि भाई अगर हम बोले कि आपके क्लास की पॉपुलेशन क्या है, तो सपोज करिए कि देयर आर 120 स्टूडेंट, तो हम बोलेंगे कि हमारी पॉपुलेशन 120 की हमारी पॉपुलेशन है. लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई ना कोई एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर होना चाहिए. जैसे हमने बोला कि स्टूडेंट ऑफ बीबीए, जैसे स्टूडेंट ऑफ बीबीए बोला, बीबीए फर्स्ट ईयर, कितनी स्ट्रेंथ है भाई? 120. पॉपुलेशन कितनी है? मतलब 120. इट मींस कि सारे जो स्टूडेंट हैं वो बीबीए के हैं. तो दिस इज द मीन्स ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन केवल वो नहीं है कि हम बोल दें कि भाई ये टोटल पॉपुलेशन है, नहीं, कोई भी एक कोई सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तब हम उसको मानेंगे कि दिस इज द पॉपुलेशन. नाउ द सेकंड थिंग इज व्हाट? सेंसस. बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है कि भाई सेंसस और सैंपल में क्या डिफरेंस है, या सेंसस और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है. सेंसस और सैंपल ये दो प्रकार के टेक्निक हैं. जब हम पॉपुलेशन से कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, तो या तो सेंसस के थ्रू करें या तो सैंपलिंग के थ्रू करें. जब भी हम सेंसस के थ्रू डेटा कलेक्शन करते हैं तो दिस इज वेरी क्लियर. यहां पे लिखा हुआ है कि a complete enumeration of the element of population are study object. complete enumeration means what? कि भाई जब कोई बात, जैसे मान लीजिए हमको पूछना है 120 स्टूडेंट से कि बताइए, हम एक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि रिसर्च मैथोलॉजी के सब्जेक्ट में आपका क्या इंटरेस्ट है. अगर ये प्रश्न पूछा गया तो अगर हमने 120 स्टूडेंट से लिया, कंप्लीट इन्यूमरेशन किया, तो दिस इज कॉल्ड सेंसस. एंड द नेक्स्ट वन इज सैंपलिंग. यार सैंपल मीन्स व्हाट? इन वेरी लेमन लैंग्वेज, आई होप यू ऑल्सो नो अबाउट द सैंपल. सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन. सैंपल is a part of population which represents the characteristics of whole population. क्या है? सैंपल क्या है? सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन. सैंपल एक पॉपुलेशन का पार्ट है which represent the characteristics of the whole population. तो जैसे मान लीजिए 120 स्टूडेंट्स से हमने सबसे पूछा तो सेंसस हो गया. अगर हमने भाई केवल 12 स्टूडेंट से पूछा कि क्या आपका रिसर्च मैथोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो अगर 12 लोगों ने ये बात बताई और रिसर्चर ने उनसे पूछा, तो रिसर्चर ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करेगा कि ये जो 12 लोगों का मानना है, मान लीजिए 12 लोगों में से 6 लोग बोलते हैं कि यस हमारा इंटरेस्ट है, तो रिसर्चर ये समझेगा कि ओवरऑल पॉपुलेशन 120 का है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन में 50% लोगों का इंटरेस्ट रिसर्च मैथोलॉजी में है. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सैंपल. ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, अभी बता रहे हैं. सैंपल, अगर कोई सैंपल है तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. ये बात भी इंपॉर्टेंट है भाई कि सैंपल कैसा होना चाहिए.
सैंपल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम बताएंगे। तो द फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिवनेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। सैंपल मस्ट बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल पॉपुलेशन। सैंपल मस्ट बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल पॉपुलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल पॉपुलेशन मीन्स व्हाट? मान लीजिए कि हमने 12 में से 6 बच्चों को ऐसे सेलेक्ट किया कि जो कभी रिसर्च मेथोलॉजी पढ़े ही नहीं। अगर उनको सेलेक्ट कर लिया और उन्होंने बोला कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्या हो गया कि हमारा सैंपल जो है वो फॉल्टी है। इसका मतलब कि वो ट्रू रिप्रेजेंटेटर अपने पॉपुलेशन के नहीं है। इसी वजह से कई प्रकार के सैंपलिंग टेक्निक बनाए गए। डिपेंड करता है एज पर द नेचर ऑफ रिसर्च, एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द रिसर्चर। वो जो डिमांड होगी आपके रिसर्च प्रॉब्लम की, एज पर द नेचर ऑफ रिसर्च, एज पर द नेचर ऑफ योर स्टडी, आप चूज करेंगे कि नहीं इस सैंपलिंग टेक्निक से हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। वैसे ही होमोजेनिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे नॉर्मेलिटी और होमोजेनिटी टेस्ट भी हमने एसपीएसएस में सीखा है, बाकी हमारे एसपीएसएस के वीडियोस पहले आए हुए हैं, तो उसमें हमने होमोजेनिटी ऑफ नॉर्मेलिटी टेस्ट भी सीखा। होमोजेनिटी मतलब एक जैसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हर सैंपल डिफरेंट हो। जब हर सैंपल डिफरेंट होगा तो आपके रिस्पॉन्स में कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी। इसलिए होमोजेनिटी का भी होना जरूरी है। एडिक्वेसी, द सैंपल मस्ट बी एडिक्वेट। आई एम टॉकिंग अबाउट सैंपल साइज एक्चुअली। मान लीजिए कि 1 लाख का सैंपल है और आप 10 लोगों से पूछ रहे हैं, तो 1 लाख के सैंपल में 1 लाख के पॉपुलेशन में 10 लोगों का अगर आप सैंपल लेते हैं तो ये एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि ये आपका सही रिप्रेजेंटेशन आपके पॉपुलेशन का नहीं करेगा। तो एडिक्वेसी इज इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स व्हाट? कि किसी को एक को एज ए सैंपल चूज किया और दूसरे को फिर एज ए सैंपल चूज किया, दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए, दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए दिस इज द वन मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग, some application related to the sampling technique. See, suppose there are two things. The first one is suppose smoking. The first one is smoking. चलिए एक थोड़ा सा सिगरेट भी बना देते हैं यहाँ पे। First thing is smoking and second one is cancer. इसका भी कुछ ड्रॉ कर देते हैं भाई कि लंग कैंसर। ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया कि भाई स्मोकिंग कॉज कैंसर लिखा होता है ना, स्मोकिंग कॉज कैंसर मतलब कि धूम्रपान से कर्क रोग होता है। तो व्हाट इज दिस? द स्मोकिंग इज द कॉज, स्मोकिंग इज अ कॉज एंड the cancer is a effect. The cancer is a effect. It means the cancer, the disease, cancer is depend upon smoking. अगर स्मोकिंग होगी तब कैंसर होगा। It means अगर हम इनको दो को वेरिएबल में डिवाइड करें तो you will find it कि the cancer क्या है? Cancer is the dependent variable. Cancer is the dependent variable and the smoking is the independent variable. ये देखिए दो वेरिएबल भी आपको हमने बता दिया। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि cause is always independent variable and effect is always dependent variable. That's why cancer disease is depend upon the smoking. Cancer disease is depend upon the smoking. अब रिसर्चर ये जानना चाहता है कि क्या कैंसर, वैसे तो इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड कि ये कैंसर का कारण हो सकता है, लेकिन अगर रिसर्चर ये जानना चाहता है कि स्मोकर का एक सर्वे करना चाहता है कि भाई अगर हम स्मोकर का सर्वे करें कितने लोगों को कैंसर हुआ है ये जानते हैं, या उसके सिम्टम कितने लोगों में है ये जानना है, तब क्या करना होगा? देखिए यहीं से ये सारे कंसेप्ट अभी जो हमने बताया वो क्लियर होंगे। सपोज करिए कि आपका जो एरिया है, जहां पे एरिया ऑफ स्टडी, जहां पे स्टडी आप करना चाहते हैं,
वहां पे लगभग, ये तो हमने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है, मान लीजिए कि लगभग 1000 स्मोकर हैं. देयर आर 1000 स्मोकर इन योर स्टडी एरिया. आप जहां पे स्टडी करना चाहते हैं वहां पे 1000 स्मोकर हैं. तो इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट रिस्पॉन्स टू ईच एंड एवरी वन, बिकॉज एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग द रिसर्च टाइम कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल. समय का भी ध्यान रखना है, कॉस्ट का भी ध्यान रखना है, इसलिए हम लोग सैंपलिंग करते हैं. अगर इसमें से 1000 लोगों में से हमने किया कि भाई 100 लोगों का डेटा कलेक्ट करेंगे और उससे 100 मीन्स व्हाट, देखिए 1000 इज पॉपुलेशन, 1000 इज, यहां से देख लीजिए 1000 इज अ पॉपुलेशन एंड 100 इज सैंपल, 100 इज सैंपल. यहां पे 1000 का पॉपुलेशन है और 100 का सैंपल लिया. 100 से पूछेंगे कि भाई क्या क्या सिम्टम्स हैं ऐसे कैंसर के जो उनमें पाए जा रहे हैं. आई थिंक आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा. दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ सैंपलिंग. सैंपल तक हम पहुंच गए हैं, अब सैंपलिंग के बारे में बात करते हैं. तो सैंपलिंग हम जान लेते हैं कि व्हाट इज सैंपलिंग. Sampling is what? Sampling is all about how to draw the sample. How to draw the sample. There are different kind of technique to draw the sample from the population, and sampling is what? Sampling is the technique to draw the sample. This is called sampling, sampling design, sampling technique. कोई भी नाम दिया जा सकता है. There are two type of sampling technique. The first one is the probability sampling and the second one is the non-probability sampling. The first one is the probability sampling and the second one is the non-probability sampling. तो चलिए इसको जान लेते हैं कि what is probability sampling and what is non-probability sampling. तो the first one is probability, second one is non-probability sampling. The first one is the probability sampling and second one is the non-probability sampling. This is very clear with the name. Probability means what? Probability where the each and every element of the population, suppose there are 120 students, again same example, there are 120 students in the class. Then what about the probability sampling? Probability sampling where each and every element of the sample have fixed probabilities chance, having fixed probability chance chosen being a sample. It means हर व्यक्ति 120 जितने बैठे हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी बराबर है चूज होने की एज अ सैंपल. आपको एक बड़ा ही मजेदार बात बताते हैं जिससे ये बात एकदम क्लियर होगी. लॉटरी सिस्टम, हम लोग दुर्गा पूजा में जाते थे तो वहां लॉटरी होती थी. तो क्या होता था कि भाई अगर 7 डिजिट का नंबर है लॉटरी पे, अगर 7 डिजिट का नंबर है तो बॉक्स रखे जाते थे 7 और हर बॉक्स में 0 to 9 तक का नंबर होता था. और कि वही जो भीड़ रहती थी उसमें से किसी एक को बुलाया और एक बॉक्स में से निकला 0 तो बोर्ड पे लिख दिया 0, दूसरे बॉक्स में से निकला 2 तो 2, थर्ड बॉक्स में से निकला 4, फोर्थ में से निकला 5th. ठीक है, ऐसे ही जब नंबर एक एक करके निकलते हैं तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग या इस पे सोचिए कि जब वो बच्चा बकेट में हाथ डाला तो क्या उसको ये पता था कि कौन सा नंबर आएगा, या उस समय किसी भी नंबर के आने के चांसेस, ऐसा तो नहीं है कि 0 का चांसेस ज्यादा था या 9 का चांसेस कम था, नहीं ना, सबका इक्वल फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी थी. तो दिस इज कॉल्ड रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं एंड दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. एंड सेकेंड वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इट इज वेरी क्लियर कि नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब इज डिपेंड अपॉन द
judgment of the researcher. It depend upon the judgment of the researcher. It depend upon the convenience of the researcher. हमको जानना था, फिर से वही एग्जांपल शुरू करते हैं, हमको जानना था कि भाई रिसर्च मैथोलॉजी में कितने लोगों का इंटरेस्ट है। 120 स्टूडेंट में से यही जानना था ना, अभी बताया था एग्जांपल। तो कितने लोगों का इंटरेस्ट है, तो बोले कि यार क्लास में जाएंगे, रजिस्टर देखेंगे मतलब सैम्पलिंग फ्रेम देखेंगे, सबसे मिलेंगे, जाके इंटरेक्ट करेंगे, उसमें से चूज करेंगे। हमने क्या किया कि 8-10 बच्चे केबिन के आसपास थे, तो उन्हीं को बुला लिया कि भाई चलो आ जाओ। तो जब उनको बुला के और उन्हीं 10 बच्चों से रिस्पॉन्स ले लिया, तो व्हाट इज दिस? दिस इज एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द रिसर्चर। If I'm talking about the non-probability sampling, is totally depend upon the judgment of the researcher. In other words, we can say that totally depend upon the convenience of the researcher. This is called non-probability sampling. I hope आपको probability sampling, non-probability sampling ये clear हो गया होगा। तो that's all about the sampling. The basic concept of the sampling, like population, census, sampling technique. The next one, I'm going to cover the techniques, different techniques of the non-probability sampling. Let's start. The first one is convenience sampling. The first technique of the non-probability sampling is called convenience sampling. So, what is convenience sampling? Already I told you, as per the convenience of the researcher. As per the convenience of the researcher. Let's see. Suppose there are 5 groups A, B, C, D, E. There are 5 groups and there are 25 respondents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. There are 25 respondents and there are 5 groups. There are 5 groups. Suppose researcher want to collect the data from the respondent through convenience sampling. बात समझ में आ रही है कि रिसर्चर अब डेटा कलेक्ट करना चाहता है रिस्पोंडेंट से, और कैसे करना चाहता है? थ्रू कन्वीनियंस सैंपलिंग। देखिए क्या होता है, लेट्स सी। सपोज रिसर्चर चूज इन, सपोज सैंपल साइज इज 5, as per the convenience, as per the own convenience of the researcher has chosen, there are 5 sample from the 5 different group. But what क्या हुआ कि मैक्सिमम, देखिए 4 सैंपल किससे लिए गए? ग्रुप डी से, और 1 सैंपल लिया गया ग्रुप ई से। क्यों हुआ भाई? क्योंकि as per the convenience of the time and as per the convenience of the place. भाई हमने पहले ही बताया कि भाई 120 स्टूडेंट है, उनसे क्या जानना है कि आपका रिसर्च मेथोलॉजी पेपर में इंटरेस्ट है या नहीं। प्रश्न तो यही था, और बीइंग ए रिसर्चर मैं जानना चाहता था कि कितने लोगों का इंटरेस्ट है। तो टोटल पॉपुलेशन सपोज करिए कि 125 थी, लेकिन हम क्लास में गए ही नहीं, ना रजिस्टर देखे। रजिस्टर मीन्स व्हाट? रजिस्टर इज द सैंपलिंग फ्रेम, जहां पे सारे लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सैंपल के अवेलेबल है, उसको बोलते हैं। और ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज कॉल्ड सैंपलिंग यूनिट और एलिमेंट। तो हमने क्या किया कि 4-5 जो हमारे केबिन के पास थे उन्हीं को बुला लिया, बोले कि आ जाओ इधर, तुम लोगों से कुछ जानना है। तो उनसे 3-4 प्रश्न पूछ लिया
अपने रिस्पॉन्स के बारे में कि भाई आपका रिसर्च मेथोलॉजी में इंटरेस्ट है या नहीं है। तो क्या निकल के आया भाई कि यहां पे 3 ग्रुप रह गए, ना ए से कोई रिस्पॉन्स आया, ना बी से कोई रिस्पॉन्स आया, ना सी से कोई रिस्पॉन्स आया। इसका मतलब कि कन्वीनियंस सैंपलिंग इज नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। Again, I would like to repeat the definition of the sample. Sample is a part of population which represents the characteristics of whole population. Representativeness is the very important characteristics of the sample. अगर सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो वो ट्रू सैंपल नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उससे जो इन्फरेंस आप ड्रॉ करेंगे उससे आपके रिसर्च प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए रिकमेंडेड नहीं होता। रिकमेंडेड कन्वीनियंस सैंपलिंग नहीं है, लेकिन कभी कदार हमको कन्वीनियंस सैंपलिंग करनी पड़ती है। अब आपका ये प्रश्न होगा सर कुछ एग्जांपल बताइए, कन्वीनियंस सैंपलिंग कहां कहां हम कर सकते हैं। तो जैसे मॉल में अक्सर लोग जाते हैं जब समर ट्रेनिंग होता है कि भाई डेटा कलेक्शन करना है, तो चलते हैं कि भाई थोड़ा ठंडा रहेगा, मॉल में चलते हैं और वहीं पे 15-20 लोगों से हमने भरवा लिया, जो आराम से मिल गए उनसे भरवा लिया। तो मॉल सर्वे इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कन्वीनियंस प्रोबेबिलिटी टेक्निक। वैसे ही आपका बेस्ट फ्रेंड सर्वे, ऑनलाइन पोल, दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ द कन्वीनियंस सैंपलिंग। इसको एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी बोलते हैं कि भाई जो एक्सीडेंटली मिल गया उसी से ले लिया। तो दिस इज व्हाट दिस इज। देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है रिसर्च में, ये जान लीजिए कि रेंडमाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा। इसलिए किसी भी पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, जब हम एनोवा की बात करते हैं, टी टेस्ट की बात करते हैं, एफ टेस्ट की बात करते हैं, तो डेटा में नॉर्मेलिटी टेस्ट करते हैं। पहले नॉर्मल होना चाहिए डेटा, और दूसरी बात यह है कि रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए। रैंडम नहीं है तो कोई टेस्ट लगेगा नहीं। एक बार मैंने एक पीएचडी सेमिनार में मैं बैठा था, तो ये क्वेश्चन हुआ था, कन्वीनियंस सैंपलिंग से रिसर्चर ने डेटा कलेक्ट किया था। तो एक आईआईटी कानपुर से आए थे प्रोफेसर, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था। उस दिन ये बात हमने फिर से जाके पढ़ी थी कि कोई भी पैरामेट्रिक टेस्ट तभी लगेगा जब आपका जो डेटा कलेक्शन का टेक्निक है, जब वो प्रोबेबिलिटी टेक्निक होगा, तब रैंडमाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। तो दैट्स ऑल अबाउट द कन्वीनियंस सैंपलिंग। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए तो नेक्स्ट इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसी पे सारी चीजों को समझेंगे। तो सेकंड वन इज जजमेंटल सैंपलिंग। जजमेंटल सैंपलिंग इज द ऑल्सो फॉर्म ऑफ कन्वीनियंस सैंपलिंग। अब देखिए जजमेंट सैंपलिंग भी एक प्रकार का कन्वीनियंस सैंपलिंग ही है। जजमेंट सैंपलिंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड इज अ फॉर्म ऑफ कन्वीनियंस सैंपलिंग। ये एक प्रकार से कन्वीनियंस सैंपलिंग के टाइप का ही है, लेकिन यहां पे एक जजमेंट वर्ड लगा है। जजमेंट वर्ड लगा है, तो जजमेंट वर्ड का मतलब क्या है, किसका जजमेंट? ये रिसर्चर का जजमेंट है। एक रिसर्चर का बिलीव, द बिलीव ऑफ द रिसर्चर। तो रिसर्चर का बिलीव है कि अगर हम यहां से अगर रिस्पॉन्स लेंगे तो हमको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि जैसे मैं अपने पीएचडी का डेटा कलेक्ट कर रहा था, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। तो हमको लगा कि हमने सबसे पहले क्या किया कि उसको फैकल्टी ग्रुप में फ्लोट किया। क्यों किया? क्योंकि मैं ये जानता था कि सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, सीरियसली उसको भरेंगे और हमको फीडबैक भी मिलेगा कि हमारे क्वेश्चन आयर और क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगा तो वो हमको पता भी चलेगा। तो व्हाट इज दिस? तो और एक्चुअली में हमको ये फीडबैक मिला। तो जजमेंटल सैंपलिंग हम पायलट टेस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने गाइड से आप अप्रूव कराने के बाद। तो ये जजमेंटल सैंपलिंग पायलट टेस्टिंग में हम यूज कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल भी हो गया इसी के साथ कि इसको हम पायलट टेस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। कंपनीज कहां इसको यूज करती है? कंपनी यूज करती है जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जब उसको टेस्ट मार्केट में दिया जाता है, तो जो मार्केट सेलेक्ट किया जाता है टेस्ट करने के लिए, वो एज पर द जजमेंट ऑफ द रिसर्चर होता है। जो मार्केटिंग मैनेजर होता है या मार्केटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो कॉर्पोरेट का होता है, वो डिसाइड करता है कि इस मार्केट में टेस्ट करके देखते हैं। कोई नई मर्केंटाइजिंग डिस्प्ले समझते हैं? मर्केंटाइजिंग डिस्प्ले भाई सजावट कैसी हुई है दुकान की,
अलग अलग मर्केंटाइजिंग, बिग बाजार में जाते होंगे आप, विशाल में जाते होंगे, जलांस में जाते होंगे, तो देखते होंगे कि अलग अलग डिस्प्ले लोग चेंज करते रहते हैं। कोई नया डिस्प्ले आया, उसको टेस्ट करना है, तो क्या करते हैं कि भाई क्या जरूरी है कि वो सारे स्टोर में, बिग बाजार को करना है तो ऑल ओवर इंडिया सारे स्टोर में तो करेगा नहीं, वो कुछ स्टोर चूज करता है एज पर हिज बिलीव, एज पर ओन बिलीव, भाई जिस पर वो बिलीव करता है कि यहां से जो रिस्पॉन्स हमको मिलेगा वो हम इंप्लीमेंट करेंगे ऑल ओवर इंडिया में, तो इसको बोलते हैं जजमेंटल सैंपलिंग। और जजमेंट सैंपलिंग इज अ फॉर्म ऑफ कन्वीनियंस सैंपलिंग। देखिए इसमें क्या होता है, फिर से वही प्रश्न और फिर से वही 5 ग्रुप। यहां पे देखिए क्या होता है, जजमेंटल सैंपलिंग हमने किया, इनको ले लिया, यहां पे लिया, यहां पे लिया, 2 3 4 5, 5 हमारे सेलेक्ट हो गए भाई। देखिए 11 16 13 ये क्या है, ये भाई नॉमिनल वेरिएबल है, ये केवल नाम है, द नंबर इज ओनली फॉर द आइडेंटिफिकेशन, गॉट इट ना। तो ये केवल नॉमिनल वेरिएबल है, बस रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने लिखा है। 11 16 13 एंड 1 मोर 24। तो देखिए ये क्या हुआ कि एक रिसर्चर को ये लग रहा था कि इनसे अगर हम बात करेंगे तो हमको जो डेटा मिलेगा वो ठीक मिलेगा और जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक बात है, आप लोग को ऐसा नहीं लगता? आप लोग भी ऐसा करते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन दिमाग में आया, नहीं इस सर से पूछते हैं, क्यों उस सर के पास आप जाते हैं? इसीलिए कि आपको ये बिलीव होता है कि वो बता देंगे। वैसे रिसर्चर को बिलीव होता है कि ये जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके रिस्पॉन्स से हमारे रिसर्च प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, या वो ट्रू रिस्पोंडेंट हमारे रिसर्चर, वो ट्रू सैंपल होंगे हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। दिस इज ऑल अबाउट जजमेंटल सैंपलिंग। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, आसान है, सरल है। आगे भी डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों का, हम SPSS में जाके भी एनालिसिस करके दिखाए हैं कि कैसे ये चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा हूं, इसके वजह से आप लोग ध्यान दीजिएगा। जजमेंटल सैंपलिंग इज क्लोज नाउ, कन्वीनियंस इज ऑल्सो क्लोज। द नेक्स्ट वन इज द वेरी पॉपुलर वन, कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग, कोटा इज द वेरी कॉमन वर्ड एंड नोन टू ऑल, आई होप, कि भाई ये ST कोटा है, ये OBC कोटा है, ये जनरल कोटा है, ऐसा होता है ना। एक्चुअली कोटा सैंपलिंग इज द 2 स्टेज रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग। 2 स्टेज रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग की बात करते हैं। अच्छा एक बार देखते हैं कोटा सैंपलिंग होता क्या है। कोटा एज वाइज कोटा लग गया। देखिए 2 तरीके से इसको करते हैं, समझिएगा। मान लीजिए कि हमारा पॉपुलेशन है 1000 का, 1000 का हमारा पॉपुलेशन है, ठीक है, 1000 का हमारा पॉपुलेशन है और हमने इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, 900 कर दिया। 900 किसी रीजन से किया, अभी बताएंगे। 900 का हमारा पॉपुलेशन है और हमने सैंपल चूज किया 90 का, मतलब 10% सैंपल चूज किया है, सैंपल 10% चूज किया है। और हमारे वेरिएबल्स क्या थे? कैटेगोरिकल वेरिएबल थे। हमको ये जानना था, हमारे जो रिस्पोंडेंट है कई प्रकार के हैं, हाई लेवल इनकम वाले हैं, मीडियम लेवल इनकम वाले हैं और लो लेवल इनकम वाले हैं। हमारे 3 प्रकार के रिस्पोंडेंट हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ रिस्पोंडेंट, हाई लेवल इनकम ग्रुप, मिडिल लेवल इनकम ग्रुप एंड लो लेवल इनकम ग्रुप। तो हमने क्या किया, देखिए इसमें सारे कैटेगराइजेशन, भाई एज वाइज आपने डिसाइड कर लिया तब पर भी कोटा हो गया, जेंडर वाइज मेल फीमेल डिसाइड कर लिया तब पर भी कोटा हो गया, कास्ट वाइज डिसाइड कर लिया तब पर भी कोटा हो गया, इनकम वाइज डिसाइड कर लिया तब पर भी कोटा हो गया, ऑक्यूपेशन वाइज डिवाइड कर लिया तब पर भी कोटा हो गया। कोटा मीन्स कि कोई भी कैटेगराइजेशन एक तय कर लेना कि ये कैटेगरी है, कैटेगरी तय कर लिया। कैटेगरी 2 स्टेज हमने क्यों बोला, पहले कैटेगरी तय किया, कैटेगरी तय किया, उसके बाद अपने जजमेंट के हिसाब से उसमें से अब एक कंडीशन है, उसमें या तो इक्वल होगा या तो प्रोपोर्शनेट होगा। ये दोनों का एग्जांपल हम देने जा रहे हैं अभी, देखिएगा। तो हमने 3 हाई लेवल इनकम ग्रुप, मिडिल लेवल इनकम ग्रुप और लो लेवल इनकम ग्रुप इक्वल लिया। तो क्या किया, 900 है पॉपुलेशन, 90 हमारा सैंपल है, तो हम 30 हाई लेवल इनकम के लेंगे, 30 मिडिल लेवल इनकम का सैंपल लेंगे और 30
लो लेवल इनकम का सैंपल लेंगे। तो ये हो गया इक्वल। अब ये समझना है कि प्रोपोर्शनेट क्या है। मान लीजिए कि 900 में से, अगर भाई 900 का हमने लिया है, 900 में से हमारे पास केवल मान लीजिए 10 हैं, केवल हाई लेवल इनकम ग्रुप वाले हमारे पास 10 हैं, तो इसका मतलब या 100 है तो उस प्रपोर्शन में हम लेंगे। 10 है तो इसका मतलब कितना हुआ, अगर 10 हैं या 100 है तो इसका मतलब कितना हुआ, 1000 में से अगर 100 हमारे पास हाई लेवल वाले हैं तो इसका मतलब 10% है, तो 10% ही लेंगे सैंपल में भी, मतलब कि तब हाई लेवल का यहां जो नंबर होगा वो 10 हो जाएगा। वैसे ही मिडिल लेवल का भी, मिडिल लेवल वाले मान लीजिए कि 500 हैं, मतलब 50% है, तो 100 का सैंपल अगर हमको लेना है तो 50 जो सैंपल होगा वो मिडिल का होगा। समझ रहे हैं, या तो इक्वल लेंगे या प्रोपोर्शनेट लेंगे, या तो इक्वल लेंगे या तो प्रोपोर्शनेट लेंगे। याद रखिएगा, कैटेगरी डिसाइड करेंगे, उसके बाद या तो इक्वल लेंगे या तो प्रोपोर्शनेट लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। ये दो बात अगर याद रहेगी तो कोटा सैंपलिंग, कोटा तो सब लोग जानते हैं भाई, एज मेल फीमेल 2 कोटा हो गया, कोटा सैंपलिंग हो गई। हमको मेल से 50 रिस्पोंडेंट लेने हैं, फीमेल से 50 लेने हैं, कोटा हो गया। मिडिल लेवल, हाई लेवल और लोअर लेवल इनकम ग्रुप से हमको 30-30 लेने हैं, हो गया कोटा। भाई 10 टीचर से लेने हैं, 10 नॉन टीचिंग स्टाफ से लेने हैं, हो गया कोटा। तो दिस इज ऑल अबाउट कोटा सैंपलिंग। दो बात इंपॉर्टेंट है, या तो सैंपल लेते समय इक्वल लेंगे या तो प्रोपोर्शनेट लेंगे। प्रोपोर्शनेट मतलब क्या, कि जिस प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन में है, होल 1000 का पॉपुलेशन है, जिस प्रोपोर्शन में उसमें हाई लेवल इनकम ग्रुप वाले हैं, उसी मात्रा में 100 का सैंपल लिया तो उसी मात्रा में ही सैंपल में भी होंगे। जैसे 1000 में 100 है तो यहां पे 100 में 10 होंगे, मिडिल में 1000 में 500 हैं तो यहां पे कितने होंगे, 50 होंगे। क्लियर हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग यूज करते हैं लोग, मैक्सिमम लोग कोटा सैंपलिंग यूज भी करते हैं रिसर्च में। तो अगला चलते हैं, नेक्स्ट वन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का, और ये बड़ा ही आसान है और आप लोग को आइडिया होगा भी। अच्छा, ये हमने करके नहीं दिखाया, कोटा वाला देख लीजिए। कोटा वाला यहां से तो ये बढ़िया आएगा ना भाई, सबसे अच्छा फिगर तो इसी का बनेगा। एक बार मिटा दिया, हो सकता है आपको दिख रहा हो स्पष्ट। ये हमारा ए बी सी डी ई 5 ग्रुप है, बताया था ना, 25 है। देखिए ये देखिए, ये 1 7 11 17 24। कोई भी एक, ये मात्र ऐसा सैंपलिंग टेक्निक था नॉन प्रोबेबिलिटी में जिसमें कोई ग्रुप छूटा नहीं है। और एग्जांपल दें, मान लीजिए कि आपको रिस्पांस लेना है कि भाई स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के बीबीए के स्टूडेंट या एमबीए के स्टूडेंट कैसे हैं, उनका आईक्यू लेवल क्या है, किसी सब्जेक्ट में उनकी जानकारी क्या है, ये जानना है। मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट है, 10 का सैंपल लिया, जल्दी जल्दी बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। 10 का सैंपल लिया, 10 का सैंपल लेने के बाद क्या हुआ कि हमको दसों ने कोई किसी क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दिया, तो हमने बोले कि भाई एसएमएस के ये जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है वो सब बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो 10 स्टूडेंट जो थे, वो 10 स्टूडेंट के साथ समस्या थी, वो 10 स्टूडेंट बिना पढ़ने वाले थे, तो फॉल्टी सैंपल था। अगर हम कोटा डिवाइड कर लेते, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फेल, और सबका अगर 4-5 कोटा और सबसे 2-2 ले लेते तो वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन होता। समझ रहे हैं। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में भी करते हैं, तो कोटा का ये एक बेनिफिट है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट कोटा सैंपलिंग। एंड द लास्ट वन इज स्नोबॉल। नाम से ही बड़ा प्यारा सा लगता है, स्नोबॉल। आप लोग जानते हो, जब भी आप बर्फ वाले जगहों पे जाते हैं तो एक दूसरे के बर्फ का गोला लेके इसे फेंकते नहीं है, तो कभी वो आपको फेंक दिए, आप उनके ऊपर फेंक दिए, ऐसे ही चलता है। तो इसी बेस पे दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्नोबॉल सैंपलिंग, ऐसे ही नाम रखा गया है। या इसको भी 2 स्टेज में हम समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज, ये भी एक प्रकार का जजमेंट सैंपलिंग है। फर्स्ट स्टेज में एज पर द जजमेंट ऑफ द रिसर्चर क्या होता है, मान लीजिए ये रिसर्चर है, अब एज पर द जजमेंट उन्होंने
किसी दो को एज ए रिस्पोंडेंट सेलेक्ट किया, ठीक है, आर मीन्स रिसर्चर, रिस्पोंडेंट को कर देते हैं आर एस, रुपीज नहीं है भाई, रिस्पोंडेंट है, समझने के लिए लिखा है, तो ये रिस्पोंडेंट हो गए। मान लीजिए कि इन्होंने दो को सेलेक्ट किया अपने जजमेंट, अपने बिलीफ के हिसाब से। मैंने बोला कि ये भी एक प्रकार का जजमेंट सैंपलिंग है, कन्वीनियंस। नॉन प्रोबेबिलिटी में ये एक प्रकार का जजमेंट सैंपलिंग है। स्नोबॉल सैंपलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। रिसर्चर ने अपने बिलीफ के हिसाब से दो रिस्पोंडेंट को चूज किया, उनसे रिस्पॉन्स लिया और उनसे पूछा कि और भी कुछ लोगों को बताइए जिससे हम ये बात पूछ सके। मतलब इसीलिए इसको रिफरल सैंपलिंग भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिफरल सैंपलिंग। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू स्टेज। द फर्स्ट स्टेज इज व्हाट? At the first stage, researcher select the respondent as per own belief, as per own expertise. After that, in a second stage, the researcher will take the data for referral information. अब इनसे पूछा तो इन्होंने बोला कि भाई हमारे संपर्क में दो लोग हैं जो इसके बारे में बता सकते हैं। इनसे पूछा तो इन्होंने बोला कि दो लोग हैं। फिर इनके पास गए, इनके पास गए, इनसे पास गए, इनके पास गए। इन्होंने बोला कि एक हमारे संपर्क के ऐसे हैं जो इसके बारे में जानते हैं। इन्होंने बोला कि दो हमारे जानने वाले हैं जो इनके बारे में जानते हैं। ऐसे ही एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, ऐसे करके चलता रहता है। एक एग्जाम्पल बता देते हैं भाई। पहले आपके क्लास वाला एग्जाम्पल बताएं जिससे आप लोग थोड़ा कोरिलेट कर पाते हैं। आपको एक प्रश्न पूछना है, कॉलेज में आए, आपके दिमाग में एक प्रश्न आया कि हमको स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानना है। तो आपने बोला यार ये प्रश्न हम किससे पूछें? तो आपको बोला कि नहीं, खट से सर के यहाँ चलना चाहिए, खट से सर इज द बेस्ट पर्सन। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि किसी एक्सपर्ट, कोई एक्सपर्ट आपके दिमाग में आए, कोई एक्सपर्ट आपके दिमाग में आए कि उनके पास चलते हैं कि वहां से पता चल जाएगा। वहां से आपने रिस्पॉन्स लिया, सीखा और उनसे पूछा कि सर और किससे सीख सकते हैं? तो उन्होंने किसी दो लोग का नाम बताया, उनके पास गए। तो वैसे ही रेफरल सैंपलिंग क्या है? Snowball sampling is also called referral sampling. That's all about the basic concept of the sampling and non-probability sampling. Thank you so much. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग probability sampling के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।